चलो, आज का हमारा टॉपिक है जी आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स क्या चीज होते हैं और हमारी लाइफ के अंदर इनका क्या रोल है। इसको इन एंजाइम्स को हम किस लिए यूज करते हैं, लेबोरेटरी में इनका क्या रोल है, ठीक है। और किस तरह जो है ये डायग्नोसिस ऑफ द डिजीजेस में और ट्रीटमेंट में रोल प्ले करते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइसो एंजाइम्स, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द एंजाइम्स कैटालाइजिंग द सेम रिएक्शन। एक ही एंजाइम्स को जो मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, लेकिन वो एक ही रिएक्शन को अगर कैटालाइज करें तो उनको हम आइसो एंजाइम्स या फिर आइसोजाइम्स का नाम देते हैं, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या कुछ आ सकता है, इनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रॉपर्टीज हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केएम वैल्यू है, वी मैक्स की वैल्यू है, इनकी पीएच जो है ऑप्टिमम वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इनका जो स्टेबिलिटी है, रिलेटिव सस्केप्टिबिलिटी जिसको हम कहेंगे, वो डिफरेंट होती है। और स्टेबिलिटी में डीनेचुरेशन की जो पावर है कि ये कुछ एंजाइम्स जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ जो हैं वो स्टेबल होते हैं, जिस तरह बैक्टीरियल एंजाइम्स जो हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर जाते हैं। तो आइसो एंजाइम्स में सबसे पहली जो एग्जांपल हमारे पास आती है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम जो है इसकी 5 आइसो फॉर्म्स होती हैं, आइसोजाइम्स इसके 5 होते हैं, ठीक है। इनको हम LDH1, 2, 3, 4 एंड 5 के नेम से रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। ये टेट्रामर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसके 4 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। टेट्रामर की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और टेट्रामर जो है इसका वो 2 तरह की चेन से मिलकर बनता है, उनको हम कहते हैं H चेन या फिर M चेन। 2 तरह की चेन जो हैं वो मिलकर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगी, इसका टेट्रामर जो है वो बनाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो LDH1 है, इसके अंदर चारों की चारों चेन्स जो हैं वो H होती है, ठीक है। इसलिए H4 इसको लिखा हुआ है कि इसके अंदर 4 H फॉर्म्स हैं, 4 H की जो H टाइप की जो चेन्स हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह LDH2 जो है, जिस तरह हम नीचे आते जाएंगे वहीं जो H का कंटेंट है वो कम होता जाएगा और M की कंसंट्रेशन या M की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। जैसे LDH2 है, यहाँ पर हमारे पास 3 H चेन्स हैं और एक जो है वो M चेन्स आ गई हमारे पास। तो देखिए 3 H चेन्स और ये सर्कल फॉर्म में जो है इसको शो किया गया है M चेन को। इसी तरह 2 H चेन्स हैं, 2 M चेन्स हैं, तो इसको LDH3 का नाम देते हैं, ठीक है। तो 2 H चेन्स, 2 M चेन्स। फिर LDH4 आता है आपके पास HM3, एक H चेन होती है इसके पास और 3 M चेन्स होती हैं। और लास्ट वन जो है LDH5M4, इसके अंदर चारों की चारों जो है वो M टाइप की चेन्स प्रेजेंट होती हैं। M से जो है इंटरप्रिटेशन अगर हम करें तो M मींस मसल, और H का मतलब क्या होता है, H स्टैंड्स फॉर हार्ट, ठीक है। तो जिसमें H की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो जो आइसोफॉर्म है वो हार्ट के अंदर ज्यादा होगी, ठीक है। और जिसमें M की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी, मसल के अंदर। तो आप देख लें जो पहली 2 फॉर्म्स हैं जिसके अंदर H क्वांटिटी ज्यादा है वो दोनों हार्ट के अंदर और RBC के अंदर प्रेजेंट है। जबकि जो लास्ट वाली 2 हैं LDH4 और 5, उसके अंदर M की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो स्केलेटल मसल के अंदर दोनों और लिवर के अंदर प्रेजेंट है। और जिनके अंदर जो है दोनों की क्वांटिटी सेम है H2M2 यानी LDH3 जो है, ये जो है ब्रेन और किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका फायदा क्या होगा हमें, यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं। आपको याद है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आजकल बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। सड़कों पर लोग निकलते हैं, तो किस तरह पता चलता है कि ये कौन से लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो कैसे पता चलता है कि वो डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो उनकी एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि डॉक्टर्स की बात करें तो उन्होंने ओवरऑल पहना होता है, स्टेथ लगाई होती है, ठीक है। सम टाइम जो है वो फ्लेक्सिस यूज कर रहे होते हैं। और अगर उन्हीं की जगह जो है वो आपको नजर आए कि उन्होंने ब्लैक कोट्स पहने हुए हैं, ठीक है, ब्लैक पैंट्स हैं और वाइट शर्ट्स हैं, तो आप कहेंगे ये लॉयर्स हैं सारे, ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। या कोई भी जो है किसी भी फील्ड के लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनकी एक स्पेसिफिक जो है वो एक स्ट्रक्चर होती है, एक फॉर्म होती है, जिस बेस पे पता चलता है कि ये फलाने लोग हैं, ठीक है। उनके पास कुछ फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है ये आइसोफॉर्म्स जो है हमें हेल्प करती हैं डिटरमिन करने के लिए कि किस स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 तरह के एंजाइम्स की बात बताता हूँ। एंजाइम्स 2 तरह के होते हैं, कुछ होते हैं प्लाज्मा स्पेसिफिक, वो एंजाइम्स जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली, ठीक है, और वो प्लाज्मा के अंदर ही उनका फंक्शन हो रहा होता है। कुछ होते हैं नॉन प्लाज्मा स्पेसिफिक,
वो एंजाइम जो सेल्स के अंदर डिफरेंट टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और नॉर्मली उनका जो लेवल है प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर वो कम होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ एंजाइम्स जो है वो लिवर के अंदर प्रेजेंट होंगे, किडनी के अंदर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोनियोजेनेसिस के जितने एंजाइम है वो लिवर और किडनी के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें LDH2 जो है वो LDH1 और 2 दोनों जो है वो हार्ट और आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। LDH3 जो है वो ब्रेन और किडनी के अंदर प्रेजेंट है। अगर इनमें से कोई एंजाइम आपके ब्लड के अंदर अपीयर हो रहा होता है, आप ब्लड टेस्ट करते हैं, आपको LDH3 नजर आता है ब्लड के अंदर, तो आप कहेंगे कि यार ब्लड में तो ये होता ही नहीं है, ठीक है, इसकी जगह तो ब्रेन है या किडनी है। तो आपको पता चल जाएगा कि यार ब्रेन या किडनी के अंदर इश्यू चल रहा है, ठीक है। आप LDH की डिफरेंट आइसोफॉर्म देखते हैं, आपको पता चलता है LDH5 में इश्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके स्केलेटल मसल के अंदर इश्यू है या फिर लिवर के अंदर इश्यू आ रहा है, ठीक है। ये कुछ जनरल टाइप का एंजाइम है, ठीक है। तो फिर हम जब हमें ये इश्यू पता चल जाएगा कि यार स्केलेटल मसल या लिवर के अंदर इश्यू है, फिर हम लिवर और स्केलेटल मसल के जो स्पेसिफिक एंजाइम्स है फिर उनको टेस्ट करेंगे। तो हमें वो स्पेसिफिक स्क्रीनिंग हो जाएगी कि स्केलेटल में इशू है या लिवर में इशू है, ठीक है। तो ये जो आइसोफॉर्म्स हैं ये हमें इस तरह डायग्नोसिस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। आजकल आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो सबसे पहले आपको क्या कहता है कि भाई इसका जो है ब्लड टेस्ट होगा, ये टेस्ट करवा के लाएं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको क्या इशू है। तो बेसिकली वो यही इसी तरह का जो है वो आइसोफॉर्म्स और एंजाइम्स बेस्ड जो लैब टेस्ट होते हैं वो हो रहे होते हैं, जो हमें डायग्नोसिस में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ आपको ये एंजाइम्स मैंने शो कर दिए हैं, जैसे कि ALT जो है, अगर किसी बंदे को इशू हो जाए लिवर का, लिवर प्रॉब्लम है, जिस तरह हमने ऊपर देखा LDH5 अगर हाई आ गया है, तो फिर हम अगर स्पेसिफिक टेस्ट करना चाहें तो हम ALT टेस्ट कर सकते हैं। एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, ये एंजाइम जो है अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है, एलानिन अमाइनो एसिड है, या तो इससे लेगा या इसको डोनेट करेगा, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस से। तो ये एंजाइम जो है, और इसके साथ एक AST होता है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, ये दोनों जो हैं वो लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब इनका लेवल हाई होता है तो आपको हेपेटाइटिस A B C इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है। फिर उनके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि कौन सी टाइप है, A टाइप है, B टाइप है या C टाइप है, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड ईयर के अंदर जब GIT पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि पेनक्रियाज से जो है ना एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको अमाइलेज कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली वो GIT के अंदर होता है, अगर वो प्लाज्मा के अंदर उसका लेवल हाई हो जाता है तो आप क्या कहेंगे कि भाई इसके पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, इसका पेनक्रियाज जो है डैमेज हो गया है, उसके सेल्स डैमेज हो गए हैं, जिस वजह से वहां से ये एंजाइम निकल के ब्लड के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह सेरिलोप्लाज्मिन जो है प्लाज्मा प्रोटीन है ये एक, ठीक है। इसको लिवर जो है वो बनाता है, जितनी प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो सारी लिवर के अंदर बनती हैं, ठीक है। तो जब इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, और नॉर्मली ये उस वायरल हेपाटाइटिस से यानी ALT AST से किस तरह डिफरेंट है कि ये जो हेपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन डिजीज है इसको कहते हैं विल्सन डिजीज। बेसिकली ये कॉपर की अकोमुलेट होने की वजह से होती है, ठीक है। कॉपर जब बहुत ज्यादा अकोमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर, एक्सेस क्वांटिटी में आ जाता है, तो ये आपकी किडनी को, आपके लिवर को, इवन आपके ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है। इसलिए इसको हेपेटोलेंटिकुलर, लेंटिकुलर जो है ये लेंटिकल होता है, ब्रेन का पार्ट है एक, ठीक है। तो हेपेटोलेंटिकुलर डीजेनरेशन, इसमें दो चीजों को डैमेज मेनली हो रहा होता है, एक आपके ब्रेन को, दूसरा आपके लिवर को। तो इसके अंदर जो है सेरिलोप्लाज्मिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है क्योंकि लिवर डैमेज हुआ है, जिस वजह से उसकी प्रोडक्शन जो है, जो वो चीजें बना रहा था, उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अक्यूट बच्चे कहते हैं जो बहुत तेजी से हो कोई चीज, शॉर्ट टर्म में हो लेकिन बहुत ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स हो। क्रॉनिक होती है एक लॉन्ग टर्म पे, जो लॉन्ग टाइम जिसका हो, टाइम स्पैन जिसका ज्यादा हो जाए, ठीक है। मसलन आपको एक अचानक आप कहीं जाते हैं, ठीक है, आपको रास्ते में कोई इन्फेक्शन होता है और आपको जो है तबीयत खराब हो जाती है, वो अक्यूट है। एक ये कि आपको प्रोग्रेसिवली जो है एक डिजीज होती है, जिस तरह आजकल जो है आप में हो रहा है इसमें कोरोना के अंदर, लिवर लंग्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता, इतनी स्लोली हो रहे होते हैं, प्रोग्रेसिवली हो रहे होते हैं कि अचानक जब तक हमें पता चलता है वो क्रॉनिक फॉर्म है, जब हमें पता चलता है तब तक 80 से 90% डैमेज हो चुका होता है। तो इसको कहते हैं क्रॉनिक जो है, क्रॉनिक टाइप। अक्यूट होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। इस तरह क्रियाटिन काइनेज जो है ये एंजाइम जो है, इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। क्रियाटिन काइनेज, इसका काम क्या होता है कि ये क्रियाटिन की फॉस्फोराइलेशन करवाता है और क्रियाटिन फॉस्फेट बनवाता है। एनर्जी रिजर्व के तौर पे ये यूज होता है, ठीक है, क्रियाटिन फॉस्फेट। तो ये मसल के अंदर प्रेजेंट होता है, ATP बनवाने में इसका रोल है, ठीक है। तो ये जब हाई होगा तो इसका मतलब मसल डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। इसी तरह गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है,
ट्रांसफेरेज बेसिकली एंजाइम है और इसने ट्रांसफर क्या करना होता है, ग्लूटामाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये लिवर डिजीजेस कौन सी स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज जो है अल्कोहलिक लिवर डिजीज जो होती है, जिसमें लोग अल्कोहल पीने की वजह से लिवर डैमेज जो हो जाता है, उसमें जो है गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज का लेवल हाई होता है। तो अगर कोई ऐसा अल्कोहलिक पेशेंट आपके पास आ जाए और उसका लेवल जो है वो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज का लेवल हाई हो चुका हो, तो आप उसको बताएंगे कि भाई आपने जो अल्कोहल पीने की वजह से आपका लिवर डैमेज हो चुका है, ठीक है। इस तरह लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आइसोजाइम 5 टाइप जो है इसकी, जो कि जिसमें M4 जो है चेन्स प्रेजेंट थी, वो स्केलेटल मसल और लिवर डिजीज दोनों के लिए जो है स्पेसिफिक होता है। इसके बाद लाइपेज एंजाइम जो है, अच्छा लाइपेज और जो अमाइलेज है ये आ जाता होता है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। तो लाइपेज और अमाइलेज आपने अच्छी तरह याद रखना है कि ये दोनों जो है पेनक्रियास के होते हैं, ठीक है। पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम जो है वो भी होता है। इसी तरह ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सेकंड ईयर क्या है, बीटा ग्लूको सेरिब्रोसाइडेज, ये गाउचर डिजीज है, ये सेकंड ईयर के अंदर है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज, हाँ ये आप याद रखें कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब रिकेट्स की डिजीज होगी किसी बच्चे को, ठीक है, जिनके अंदर बोन्स का डैमेज हो चुका होगा, उनके अंदर आप चेक करवाएंगे अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल, ठीक है। जबकि एक एसिड फॉस्फेटेज होता है, एसिड फॉस्फेटेज जो है ये प्रोस्टेट कैंसर के अंदर इसका लेवल इंक्रीज होता है। ये याद रखें, यहाँ पे अल्कलाइन का जिक्र है लेकिन उसका जिक्र नहीं किया इसने एसिड फॉस्फेटेज का। एसिड फॉस्फेटेज जो है ये आपके जो होता है ना प्रोस्टेट, इसमें जब कैंसर होता है तो एसिड फॉस्फेटेज का लेवल हाई होता है। जबकि अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये स्पेसिफिकली बोन डिसऑर्डर्स के अंदर और जॉन्डिस के अंदर जो है ना इसका लेवल इंक्रीज होता है। तो ये टेबल आपने याद करना है, हार्पर के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद मैंने क्रिएटिन काइनेज का जिक्र किया, ठीक है। क्रिएटिन काइनेज की जो है आइसोफॉर्म्स 3 होती हैं, क्रिएटिन काइनेज 1, क्रिएटिन काइनेज 2, क्रिएटिन काइनेज 3, ठीक है। और इसके अंदर जो है दो तरह की चेन्स होती हैं, एक बी चेन होती है और एक एम चेन होती है। अगर दोनों बी चेन्स हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्रिएटिन काइनेज 1, या इसको सीके बीबी भी कहते हैं, ठीक है। अगर एक एम चेन हो एक बी चेन हो तो उसको हम नाम देते हैं क्रिएटिन काइनेज 2 या फिर सीके एम बी, ठीक है। अगर दोनों चेन्स जो है वो एम फॉर्म वाली हो तो उसको हम क्या नाम देंगे, CK3 या फिर CKMM। एम से यहाँ पे मुराद मसल है, बी से मुराद ब्रेन है, ठीक है। और जो बीबी फॉर्म है वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, जो MM फॉर्म है वो स्केलेटल मसल के अंदर होती है। लेकिन हमारा जो कंसर्न रहेगा ज्यादा वो MB फॉर्म के साथ रहेगा, क्योंकि वो हार्ट के साथ इसका रिलेशन है और ये बहुत ज्यादा यूज होती है क्लिनिकल लाइफ के अंदर भी। CKMB जो है ये बहुत ज्यादा टेस्ट किया जाता है। तो ये हार्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर जो इसका लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि ये पूरा का पूरा टेबल ही आ जाता है जिसमें क्वेश्चन आता है कि समराइज करें डायग्नोस्टिक मार्कर्स फॉर द मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है एक पेशेंट को, तो आप बताएं कि उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन सी प्रोटीन्स जो हैं वो कब कब इंक्रीज होती हैं, ठीक है। और उनमें से कौन सी स्पेसिफिक हैं कौन सी नॉन स्पेसिफिक हैं। तो इस टेबल को अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सबसे पहले मायोग्लोबिन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। ये वैसे स्पेसिफिक नहीं है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में के लिए, ये और भी डिजीजेस के अंदर इसका लेवल इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिक है उनमें आपके पास ट्रोपोनिन आई और टी है, उनमें भी ट्रोपोनिन आई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और CKMB जिसकी अभी हमने बात की, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिस्कस हमने सबको करना है। मायोग्लोबिन जो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन से कोई 4 से 6 घंटे बाद जो है इसका लेवल पीक पे होता है, ठीक है। तो ये एक अर्ली मार्कर भी है लेकिन कार्डिक स्पेसिफिक ये नहीं होता। इसी तरह कार्डिक ट्रोपोनिन आई, आपने ट्रोपोनिन पढ़ा हुआ है, ये मसल के अंदर होता है, ट्रोपोनिन I, T, C, इसकी 3-4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। वैल्यूज में आपने जस्ट ये याद रखना है, ये लिपन कॉर्ड के अंदर जस्ट जो नीचे ग्राफ आ रहा है ये लिपन कॉर्ड का है, ठीक है। वो आपने याद रखना है कि उसके अंदर CKMB की वैल्यू और ट्रोपोनिन की वैल्यू, दो चीजों की आपने वैल्यूज याद रखनी है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैल्यूज जस्ट जो है आपने CKMB की और ट्रोपोनिन आई की याद रखनी है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ, इस टेबल में कुछ मिस्टेक्स भी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ट्रोपोनिन आई जो है बेसिकली 4 से 6 घंटे बाद जब मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो चुका होता है उससे 4 से 6 घंटे के बाद ब्लड के अंदर अपीयर होना शुरू होती है। तो यहाँ पे जस्ट टाइम ऑफ पीक एलिवेशन लिखा हुआ है, स्टार्ट नहीं लिखा हुआ कि अपीयर कब होती है। तो ये बेसिकली 4 से 6 घंटे बाद अपीयर होना स्टार्ट होती है
और फिर उसके बाद 8 से 28 घंटे बाद, इसने 12 से 24 लिखा हुआ है, लिपनकॉर्ट इसको लिखता है 8 से 28 घंटे के बाद जो है ये पीक पे चली जाती है, और 3 से 10 दिन बाद ये दोबारा बेस लाइन की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। अब इसका फायदा क्या है, एक चीज अगर आपके जहन में आ जाए कि एक बंदे को सम टाइम ये होता है कि ओल्ड एज के अंदर ना अक्सर औकात इन्फेक्शन जो है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है और पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता। कभी वो सोए होते हैं या कभी वो किसी सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, उनको आइडिया ही नहीं होता कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है। तो क्या होता है कि जब अगर उनको बाद में कभी इशू हो, वो बाद में कभी आए हॉस्पिटल के अंदर, तो डॉक्टर फिर ये लिख के देते हैं, ठीक है, इनका लेवल चेक किया जाता है। अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर आ जाए पेशेंट जो है, सम टाइम ये होता है कि उसकी तबीयत खराब हुई, वो बाई चांस ही आ गए, तो डॉक्टर ने बाई चांस जो है ट्रोपोनिन आई का लेवल चेक कर लिया, ठीक है, तो वो एलिवेटेड था, तो डॉक्टर उसको बताएगा कि भाई आपको चंद दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था, जिस वजह से आपको आने वाले दिनों में भी ये इशू हो सकता है, इसलिए आपने हार्ट की मेडिसिन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इस वजह से ये यूज होते हैं, इसलिए वैल्यूज भी आपको थोड़ी बहुत जो है ट्रोपोनिन आई और सीकेएमबी की पता होनी चाहिए। तो ये 4 से 6 घंटे जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद स्टार्ट होता है अपीयर होना ब्लड के अंदर, ठीक है। 8 से 28 घंटे के बाद जो है ये पीक लेवल पे चला जाता है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 3 से 10 दिन के बाद इसकी वैल्यू दोबारा बेस लाइन की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह कार्डिक ट्रोपोनिन टी इसने दिया हुआ है, ठीक है, ये रिलेटिवली अर्ली मार्कर है और कार्डिक स्पेसिफिक भी है, लेकिन ये दूसरी डिजीजेस के अंदर भी हाई हो जाता है, इसलिए ट्रोपोनिन आई ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। और ये दूसरा जो है क्रियाटिन काइनेज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यूज भी आपने याद रखनी है कि ये 4 से 8 घंटे बाद जो है अपीयर होना स्टार्ट होता है, ठीक है, 4 से 8 घंटे के बाद। और पीक वैल्यू इसकी जाती है 24 आवर्स के बाद, ठीक है। 24 आवर्स के बाद ये पीक लेवल पे चला गया, और उसके बाद बेस लाइन पे कब आता है, अप्रोक्सीमेटली 48 टू 72 आवर्स जो है, 48 से 72 आवर्स के बाद जो है ये बेस लाइन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कार्डिक स्पेसिफिक है बहुत ज्यादा, ठीक है, और बहुत अर्ली मार्कर है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको देखेंगे जब कभी हॉस्पिटल में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टाइप 1 जो हमने डिस्कस की थी, ठीक है, तो ये भी कार्डिक रिलेटिवली लेटर, ये थोड़ा सा बाद में आता है, लेकिन ये भी हल्का फुल्का कार्डिक स्पेसिफिक है। मेन आपके ट्रोपोनिन आई और क्रिएटिन काइनेज जो है बी जो है एमबी जो है टाइप 2 जो है वो आपने याद रखनी है। इसके बाद एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज लिखा हुआ है, ये कार्डिक स्पेसिफिक ही नहीं है, तो इसको बस आपने वैसे ही याद रखना है। तो ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये लिपनकॉर्ट का है, ठीक है। देखें मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ, हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आया, तो आप देखें 4 से 6 घंटे, ये वैसे नीचे जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे डेज में दिया हुआ है, ठीक है, 4 to 8 डेज, या ये जो 048 है, ठीक है। और ऊपर जो है इसकी अपर लिमिट दी हुई है कि कब अपर लिमिट पे पहुंचता है। तो ट्रोपोनिन आई दिया हुआ है ब्लू कलर के अंदर, और ग्रीन के अंदर सीके एमबी दिया हुआ है टाइप 2 जो है, ठीक है। तो सीके एमबी जो है 4 से 8 घंटे के अंदर अंदर अपीयर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर ये जो है, ये यहाँ पे देखें ये पीक लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। और 48 आवर्स टू 72 आवर्स, ठीक है, यानी 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये वापस बेस लाइन की तरफ मूव कर जाता है, और चौथे दिन आप देखें ये बहुत ज्यादा बेस लाइन के करीब आ गया, नॉर्मल लेवल की तरफ आ चुका है। लेकिन अगर आप ट्रोपोनिन आई की बात करें तो ये 4 से 6 घंटे उसके साथ साथ ही जा रहा है, ठीक है, पीक तक पहुंचता है, लेकिन ये पीक उसका जो था पीक लेवल वो 24 आवर्स के अंदर था, एक दिन के अंदर वो पीक लेवल पे पहुंच गया सीके एमबी। लेकिन ट्रोपोनिन आई जो है ये 28 घंटे लेता है, 8 से 28 घंटे लेता है, यानी ये थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन जो है, और इसका लेवल ज्यादा इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू सीकेएमबी, ठीक है। उसका लेवल तो जो है देखिए 5 टाइम्स तक इंक्रीज किया है, लेकिन इसका लेवल 50 टाइम्स तक इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये 3 से 10 दिन जो है, ये देखें तीसरे दिन जो है ये करीब करीब बेसलाइन की तरफ आना स्टार्ट हुआ है, चौथे दिन आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अभी देखिए 8 दिन गुजर गए, लेकिन अभी भी जो है ये इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, ठीक है। तो ये 3 से 10 दिन के बाद या तीसरे दिन ये इसका लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जी। ये कुछ दिन के बाद जो है खुद ब खुद ही जो है नॉर्मल वैल्यू की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी रीजन है ना कि स्टार्ट पे जो है जैसे डैमेज होता है उस वक्त अचानक बहुत ज्यादा एंजाइम जो है वो रिलीज होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हमारा जो नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी का, वो उस डैमेज को जो है क्योर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से उसको क्योर कर दिया जाता है, या वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है हिस्सा, इस तरह यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे डैमेज हुआ, तो हो सकता है चंद दिन के बाद ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ये नेक्रोज्ड हो जाए, ठीक है। उस वक्त तो इसके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, इस वजह से एंजाइम जो है रिलीज होना बंद हो जाएंगे। या फिर ये होगा कि जो डैमेज हुआ है उसको दोबारा से रिहेबिलिटेट कर दिया गया, उसको ठीक कर दिया गया, ठीक है, इस वजह से वो दोबारा नॉर्मल लाइन की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, जो कि कवर हो चुका है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें हम।